अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कल मैंने साइफर के हवाले से बुनियादी तौर पे ये बताया कि ये साइफर है क्या, कितने इसमें नुकात हैं और फिर साइफर के आने से लेके इमरान खान की नो कॉन्फिडेंस मोशन तक जो मेजर इवेंट्स हुए वो दी न्यूज़ और जंग के लिए खबर की। उसके बाद पीटीआई की तरफ से एक बाकायदा ये प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया है कि ये हुकूमत की तरफ से शेयर किया गया है या ये जो साइफर का कंटेंट है वो लीक किया गया है, क्योंकि ट्रंप ने आने के बाद ये ऐलान किया है कि वो तमाम ये इस तरह की जो दस्तावेजात हैं उसको पब्लिक करेंगे। क्या हकीकत है इसकी, बिहाइंड द सीन ये स्टोरी मैंने क्यों की और कैसे की, तफसीलन इस हवाले से बात होगी। और क्या हुकूमत ने ये लीक की थी कोई, आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। इमरान खान ने रिटन मुतालबात देने का अपनी पार्टी को अहकाम जारी कर दिए हैं। क्या इसके बावजूद भी ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, तफसीलन इस पे बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जारी है। तीसरा दिन है, मुसलसल ये इसकी समाअत हो रही है। क्या फैसला मुतवक्के है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 2 सवालात उठाए गए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर आगे क्या हो सकता है, तफसीलन इस पे बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे विफाकी हुकूमत में टोटल मुलाजमीन कितने हैं, इंक्लूडिंग वजारतों के अटैच डिपार्टमेंट, उसके सबऑर्डिनेट इदारे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी, और उसके साथ सिविल आर्म फोर्सेस के ये तमाम तर टोटल मुलाजमीन की तादाद कितनी है। नए आदाद शुमार आए हैं 2024 के, इस पे भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइफर के हवाले से। मैंने अपने वीलॉग में कल तफसीलन नहीं बताया था, कुछ चीदा पॉइंट्स कल वाले वीलॉग में आपको बताए थे कि जो साइफर है उसके बुनियादी तौर के ऊपर 11 नुकात हैं, जिसमें से 9 नुकात हैं टोटल वो ट्रेड और इलीगल ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है उसके हवाले से। ये जो इवेंट हुआ पाकिस्तान एम्बेसी में वाशिंगटन में, उसमें जो डोनाल्ड लू हैं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक अहलकार हैं, उनको मदऊ किया गया था। 3 जो अमेरिकी सफारतकार थे या जो स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान थे और 4 पाकिस्तानी एक टेबल पे लंच दिया गया था। ये दरअसल लंच था पाकिस्तान के सफीर का अलविदाई लंच था, उसके बाद क्योंकि इनका ट्रांसफर हो रहा था बेल्जियम के लिए, तो उसकी एजाज में ये लंच बुलाया गया था। और उसमें ये होता है, नॉर्मली होता है कि जो होस्ट कंट्री होता है उसके मुतल्लिका अफसरान को इनवाइट किया जाता है। बहरहाल उस लंच में डिस्कशन हुई टोटल कोई 11 पॉइंट्स के हवाले से, ये जो साइफर के मुताबिक, जिसमें से 9 में वही बताया गया कि आपकी तरफ से चावल कम आए हैं, ट्रेड के दूसरे मुख्तलिफ जो मामलात थे वो, और उसके साथ साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से कि पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तानी जो हुकाम है और अथॉरिटीज़ हैं उनको इकदाम उठाने चाहिए। ये 9 पॉइंट्स उस हवाले से थे। और 2 पॉइंट्स से जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर थे उन्होंने शिकवा किया था या उनसे सवाल किया था कि पिछले मेरा टेन्योर कंप्लीट हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी सदर बाइडन के साथ इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई गई। उस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि आप की जो गवर्नमेंट है और खसूसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर ह्यूमिलिएट कर रहे हैं तालिबान को सपोर्ट करके। तालिबान, अफगान तालिबान के हवाले से उन्होंने बात की, उसको सपोर्ट करके फिर दोबारा जो सफ़ीर थे उन्होंने दोबारा ये कहा कि मुलाकात तो दूर की बात है कि ये जो सदर बाइडन हैं उन्होंने तमाम गैर मुल्की जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनके साथ मुलाकातें भी की हैं, टेलीफोन कॉल्स भी की हैं, लेकिन आज तक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनको टेलीफोन कॉल तक नहीं की गई। तो उस पर फिर वो जो डोनाल्ड लू थे उन्होंने ये कहा कि देखें आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर दूसरे दिन एक ट्वीट करके जो अमेरिकन के खिलाफ और तालिबान के हक में वो करता है, तो सूरत हाल में जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं वो कशीदा होते जा रहे हैं। हमको दोनों को, यानी जो पाकिस्तान एम्बेसी है और उसके साथ साथ जो स्टेट डिपार्टमेंट है, हमें मिल के काम करना होगा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को दोबारा रिवाइव करने के लिए। और ये ताल्लुकात जो रिवाइवल का प्रोसेस है वो अब भी जारी रहना चाहिए। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद भी इसको ये जो कोशिशें हैं वो जारी रहनी चाहिए। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर 2 नुकात थे जो कि डोनाल्ड लू ने हमारे जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे उसके सवाल के जवाब में ये बातें की। और वो जो मेरी इतलात हैं जो मुख्तलिफ मैंने ज़राए से बात की
वो ये कहते हैं कि इसमें वो शिकायत दरअसल वो कर रहे थे या शिकवा कर रहे थे पाकिस्तानी हुकूमत से। एक तो ये कि उस दौर में भी पाकिस्तानी एम्बेसी एक्टिव रही ट्रंप की हिमायत में और बाइडन की मुखालफत में। फिर दूसरा, इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो जो अमेरिकन हैं उनको ह्यूमिलिएट करने और जो तालिबान थे उनकी सपोर्ट में वो करते रहे, तो उसका शिकवा करते हुए उन्होंने ये कहा था। बहरहाल ये जो साइफर के बुनियादी कंटेंट और फिर उसके साथ साथ मैंने ये जो खबर है उसमें तफसीलन ये सिर्फ एक बंदे से बात नहीं है, इसमें मुख्तलिफ 6-7 लोगों से मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से बात की जो रेलिवेंट थे। वो तमाम तर जो साइफर से लेके इमरान खान के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है तब तक के जो भी इवेंट्स हुए उसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात की। अब सवाल ये उठाया जा रहा है, ये पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये लीक किया गया है डेलिबरेटली, क्योंकि अब ट्रंप ने अनाउंस किया है कि ये तमाम जो ये खुफिया और जो सीक्रेट ये दस्तावेजात थी वो पब्लिक करेंगे उसके खौफ से, और फिर साथ ये कि पता नहीं कोई ब्रीफिंग होनी है उस वजह से ये पहले से ही इन्होंने वो खौफजदा होके ये चीजें लीक करना शुरू कर दी हैं। अब इसमें मैं जरा अगर आपको बताता चलूं कि जो बुनियादी तौर पे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है वो ये नहीं होता हेयरसे के ऊपर मबनी कि आपने किसी से बात सुनी और वीलॉग शुरू कर दिया या कोई खबर करना शुरू कर दी। इसके लिए आपको लिंक एक डॉट से दूसरा डॉट मिलाना पड़ता है और उसके लिए आपको एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं कोई खबर सुनूं और फौरन आपके साथ बयान कर दूं। इसमें फिर मुख्तलिफ जो रेलिवेंट लोग होते हैं या फिर जो कंसर्न लोग हों वो आप उनसे रब्ता करके उनसे मालूमात उनसे वेरीफाई करना, ये तमाम जो प्रोसेस है बड़ा टाइम टेकिंग होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको फौरी तौर के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या वेरीफाई हो जाता है और बाज़ औक़ात आपको हफ्तों और महीनों भी लग जाते हैं। तो ये जो खबर ये साइफर के हवाले से थी, ये इस हवाले से मैं काफ़ी अरसे से लगा हुआ था, क्योंकि इमरान खान का हर हफ्ते हर महीने ज़रूर ये बयान होता है कि ये जो साइफर वाला बयानिया है कि रजीम चेंज में जो फौज और उसके साथ साथ अमेरिका मुलव्वस था, साइफर वाला बयानिया ये सारा, तो उसके ऊपर मैं बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे पूछ सकूं कि असल हकायक क्या थे। ये खास तौर पे जो साइफर के हवाले से कि साइफर में बुनियादी तौर पे कंटेंट था क्या वाकई कोई धमकी दी गई थी या नहीं दी गई थी। ये बतौर एक साफ़ी मैं भी ये क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि ये जान सकूं। फिर उसके बाद जो इवेंट्स हुए कि ये साइफर आने के बाद क्या क्या कुछ होता रहा, तो इस पे मैंने कोई आधे दर्जन के करीब लोगों से बातें की हैं, मुख्तलिफ जो है वो इवेंट्स से रिलेटेड उनसे इंफॉर्मेशन ली है, तो उसको मिला के ये एक पूरी खबर है। इसलिए ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये तो शायद जो मैं इस खबर के ऊपर काम कर रहा था ये ट्रंप के जीतने से पहले से इस खबर पे मैं ये काम कर रहा था। होता यही है कि आपको बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, बाज़ औक़ात नहीं मिलती। तो ये जो सहाफ़ियों का ये इस तरह का काम होता है, कुछ जो वीलॉग्स या उस हवाले से कोई इवेंट रिपोर्टिंग करते हैं वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वेरीफाई करनी पड़ती हैं, तब जाके आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये अब इस पे एक तो जो साइफर के कंटेंट के हवाले से मैं काफ़ी अरसे से लगा हुआ था, मुख्तलिफ लोगों से बातें करके कि क्या क्या बुनियादी तौर के ऊपर कंटेंट थे। बहुत सारे लोग क्योंकि हेजिटेंट भी थे कि जब से ये इसके इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसके बाद शेयर करने से, इंफॉर्मेशन शेयर करने से भी डरते थे, लेकिन एक टाइम लग गया कन्वेंस करते हुए मुख्तलिफ सोर्सेज को, तब जाके ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई हो सकी और कंटेंट ये सामने आया कि साइफर में था क्या। फिर उसके साथ साथ जो इवेंट्स हुए मुख्तलिफ, यानी 8 को ये जब साइफर आया उसके बाद ये साइफर किस किस के पास गया, ये मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने बातें की, उनसे पूछा। साइफर जैसे फॉर एग्जांपल कोई GHQ भेजा गया, प्राइम मिनिस्टर को कब मिला, फिर साथ प्राइम मिनिस्टर को जब ये मिला तो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को बुला के ये 12 मार्च को ये उन्होंने बताया उनको कि उनके हाथ बड़ी अहम चीज़ लगी है। ये किसी और सोर्स से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। इसी तरह फिर उसके बाद जब ये 13 को एक इवेंट हुआ कामरा में, जिसमें आर्मी चीफ भी, प्राइम मिनिस्टर भी और इमरान खान के साथ वज़रा थे, असद उमर साहब थे, परवेज खटक थे, इसी तरह कुछ और वज़रा थे, वो जो एक इवेंट हुआ उसके हवाले से इंफॉर्मेशन कहीं से और से। तो ये सारा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है कि साइफर मिलने के बाद डे टू डे होता क्या रहा, इमरान खान क्या कुछ करते रहे, वो साइफर को बज़ाहिर जो फौजी क़यादत थी और उसके साथ साथ जो बाकी थे उनके सामने ये कह रहे थे कि ये एक नॉर्मल रूटीन का प्रोसेस है, ये इस तरह के तो साइफर आते रहते हैं, उनको ये वो दिया गया। फिर उसके साथ साथ अपने हाथ पांव मारते रहे कि
जो आर्मी चीफ थे उस टाइम, उनको ये कोशिश करते रहे कि वो एक्सटेंशन ले लें और इसी बदले उनकी जो खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल किया गया था वो उसको वापस विड्रॉ करवा लें। तो ये सारे जो बैकडोर नेगोशिएशन होते रहे, ये उसके हवाले से इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जराए से मिली। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई खबर रातों रात उठ के दे दे और ये कहे कि ये फौरन चला दो, क्योंकि ट्रंप ने कल आके ये जो है वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक करनी है। ये नहीं होता सहाफत में और खासतौर के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ये चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में, आपको वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि ये किस बुनियाद के ऊपर वो किया जा रहा है। हालांकि जो अगर किसी ने कोई मेहनत से और उससे ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको फीड की गई है, बल्कि ये 100% मेरी अपनी जो है इस पे कोशिशों से और कई महीनों की कोशिशों के बाद ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन मिली थी साइफर के हवाले से और फिर साइफर के बाद के इवेंट्स के हवाले से, वो तमाम जो चीज़ें थी उसके बाद मैं इस काबिल हुआ कि ये इसको रिपोर्ट कर सकूं। तो ये इस तरह के जो प्रोपेगेंडा जो है वो सहाफ़ियों के लिए, वो सहाफ़ी अगर करें कि जो कि इवेंट रिपोर्टिंग करते हैं या फिर ये कि उनको जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पता ही ना हो कि उस पर कैसे एक्सक्लूसिव कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं होती, बल्कि आपको चीज़ों को ना सिर्फ ये कि एक छोटी सी भी चीज़ से आप आगे मजीद डॉट से डॉट मिलाते जाते हैं तो बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलती हैं। यही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो एक प्रोपेगेंडा पीटीआई की तरफ से वो किया जा रहा है और कुछ सहाफ़ियों की तरफ से भी, ये इंतहाई बेसलेस। फिर ये सवाल उठाया गया कि जो मैंने खबर की है दी न्यूज़ और जंग में, उसमें ये कहा गया कि ऊपर जो है शुरू में ये लिखा गया कि साइफर के कंटेंट जो है वो 11 है, एक सोर्स ने मुझे बताया। फिर नीचे वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है वो लोगों से बात की, मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, उसमें साबिक मिनिस्टर्स भी। तो ये वो कहते हैं कि ये इनका जो है वो टोटली ये अपनी ही खबर के हवाले से वो तरदीद कर रहे हैं। देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इन्फॉर्मेशन किसी एक सोर्स के जरिए नहीं, बल्कि इसमें 6-7 तकरीबन जो मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन लेने और वेरीफाई करने के बाद ये जो है वो इस्तेमाल की है। एक और सवाल उठाया गया कि ये जो गलत फैक्ट रिपोर्ट किया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तो ये फैसला किया था कि डिमार्श इनको करना चाहिए, जो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं उनको। तो उस हवाले से जो मैंने भी, अगर ये अंग्रेजी खबर वो पढ़ लेते तो उसमें ये बाकायदा तौर के ऊपर मेंशन है कि जो साइफर था उसमें ये 11 नुकात के अलावा जो सफ़ीर की तरफ से अपने तौर पे जो रिकमेंडेशन आई वो ये थी कि इसकी जो टोन थी या जो लहजा था वो बड़ा सख्त था। तो इस बुनियाद के ऊपर जो यहाँ पे सफ़ीर हैं उनको डिमार्श इशू कर देना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे वाशिंगटन में, उन्होंने अपने तौर के ऊपर ये सिफारिश या रिकमेंडेशन की थी। उस रिकमेंडेशन को ही जो 27 मार्च 2022 की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें उस बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया कि बाकी तो कोई इसमें वो नहीं है कोई इस तरह की धमकी अमेज या वो, लेकिन क्योंकि ये जो सफ़ीर ने कहा है लहजा और उसकी वजह से ये उसको डिमार्श किया जाना चाहिए, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उस बुनियाद के ऊपर और सफ़ीर की रिकमेंडेशन के ऊपर वो डिमार्श करने का ये फैसला किया था। तो ये वो हकायक हैं जो ये साइफर से रिलेटेड खबर के हवाले से, ये एक दिन की कोई रातों रात आपको नाजिल की हुई ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि ये इस पे मेरा महीनों का काम था जो कि मुख्तलिफ लोगों से बात करके मैंने इकट्ठी की थी और उसके बाद ये रिपोर्ट की है। बहरहाल ये मैं क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये जो हकायक हैं ये सामने आना ये लाजमी है। अब ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात। ये 2 दिन जो है वो मुज़ाकरात के लिए बेहतर माहौल सामने आता है। एक दिन फिर जो है वो इमरान खान की तरफ से तुंदो तेज़ ट्वीट्स और ये हमले शुरू कर दिए जाते हैं हुकूमत और उसके साथ साथ इदारों के ऊपर। फिर अब जो कल से एक पेशरफ्त हुई वो यही कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बज़ाहिर इमरान खान ने जो अपने जो सोशल मीडिया पे जो गल्फ कंट्री के लिए, खासतौर पे यूएई के लिए जो उनके पीटीआई के वर्कर्स या फॉलोअर्स वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उसको खुद से डिसएसोसिएट कर लिया है। फिर साथ साथ ये भी कि अपने जो पार्टी के जो खासतौर पे ये जो कमेटी के अरकान हैं उनको ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि रिटर्न में आप लिख कर दे दें ये दोनों मुतालबात, वर्कर्स को रिहाई वाला भी और उसके साथ साथ कमीशन का 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से कमीशन के हवाले से भी। अब सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन बन भी सकता है या नहीं। मैंने आपको इस हवाले से बताया है कि
547 जो वर्कर्स हैं ऑलरेडी रिहा हो चुके हैं। उसके साथ साथ 300 की अब जमानत आज शायद जो है उसका फैसला महफूज हो गया है, उसके हवाले से आ जाएगा। तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि हुकूमत ये खासतौर पे ये जो कमीशन बनाने के हवाले से कोई रजामंद हो जाएगी। और 9 मई के हवाले से इमरान खान का जो मुतालबा कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो किसने चुराई है, ये आज तक इमरान खान ये क्लैरिफाई नहीं कर सके कि 9 मई की कौन सी सीसीटीवी फुटेज की वो बात कर रहे हैं। अगर तो वो बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये इनको अरेस्ट किया गया था उसकी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी उसकी जो तस्वीर है और जो कवरेज थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। जिस तरह इमरान खान को लेकर जाया गया वो तमाम तक चीजें अगर कोई और की है तो ये अभी तक स्पेसिफाई इमरान खान ने और ना ही पीटीआई ने ये आज तक किया है कि 9 मई की कौन सी सीसीटीवी फुटेज की वो बात कर रहे हैं। बहरहाल ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो मुख्तलिफ जो इदारों के ऊपर और जो बिल्डिंग्स के ऊपर और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए गए वो पीटीआई के वर्कर्स थे। और इस हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ उसमें भी इनके वर्कर्स ने माना। और उसके साथ साथ जो बाकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी मुकदमा चल रहे हैं उसमें भी कोई डिनाई नहीं कर रहा कि ये पीटीआई के वर्कर्स थे या नहीं थे। बहरहाल ये इस हवाले से मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत आगे जाके ये इमरान खान के इस तरह के जो मुतालबात हैं वो मानेगी। ताहम ये मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ अपनी असेसमेंट है कि शायद चीजें आगे जाके नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी चंद हफ्तों या चंद महीनों के बाद। और उसकी रीजन ये है कि इस टाइम जो मौजूदा हुकूमत है खासतौर पे उसका एक ही टारगेट है और वो है मईशत की बेहतरी और हुकूमत का जो है वो इस जो मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेकर आना। और ये जो एक पहले हमारे सर पे जो तलवार लटक रही थी जो दिवालियापन की वो उसको रिकवर करने के बाद मईशत को बेहतर करना है और मुल्क को आगे लेकर जाना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया जा सकता है और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर शायद इस्टेब्लिशमेंट भी कोई इस तरह का आगे वो कर ले कि अगर इमरान खान ये इदारों के ऊपर टारगेट करना छोड़ दें और सोशल मीडिया से खुद को डिस्टेंस कर लें और अपने वर्कर्स को, तो उसके बाद शायद कोई ना कोई जो पॉलिटिकल इस्तेकाम के लिए कुछ नेगोशिएशन हो सकती हैं। ताहम फिलहाल और फिलफोर मैं नहीं समझता कि ये इस हवाले से कोई पॉजिटिव पेशरफ्त हो सकती है। चंद हफ्ते या चंद महीने लग सकते हैं। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट के में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से मुकदमा चल रहा है। उसमें अहम पेशरफ पिछले 3 दिनों से जो समाअत हो रही है जजेस की तरफ से तुंदो तेज जो सवालात पूछे जा रहे हैं। आज 2 इम्पोर्टेंट सवालात पूछे गए। एक तो ये कि जो 103 लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ उसकी इजाजत किसने दी है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से उसको हैंड ओवर अगर किया गया है मिलिट्री कोर्ट में तो उसके हवाले से क्या वो है। और फिर दूसरा ये कि ये फैसला कौन करता है कि फलां शख्स का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा और फलां शख्स का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। ये 2 वो सवालात हैं जिसका मैं समझता हूँ बड़ा अहम इसका जवाब के ऊपर जो है इस मुकदमे के टोटल जो आगे फेट है वो मुनसर है कि ये अब वजारत दिफा की तरफ से जो भी जवाब आएगा मैं समझता हूँ उसकी बुनियाद के ऊपर ही मुकदमे का फैसला होना है। ये इम्पोर्टेंट होगा और इस हवाले से खासतौर के ऊपर जो ये जो फैसला करने वाली बात है कि ये कौन कौन थे, जहां तक मैं समझता हूँ कि जो एक्टिवली हमलावर थे खासतौर पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के हवाले से और जो आइडेंटिफाई हो गए थे उनका, क्योंकि ये फौजी किसी भी उसके ऊपर अगर कोई अटैक करता है कोई इंस्टॉलेशन के ऊपर या फौजी अमलाक के ऊपर तो उसका मिलिट्री कोर्ट में या उसको मिलिट्री कस्टडी में दिया जा सकता है। ताहम ये जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई और वो हुए उनको तो फिलफौर ही इनको वो किया गया था। उसके अलावा जो बाकी हैं वो इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। ताहम जो वजारत दिफा है उसकी तरफ से ये क्या जवाब आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और मैं समझता हूँ कि जो मुकदमे का फैसला होगा वो उस जवाब की बुनियाद के ऊपर वो मुनहसर है। अब जरा बात कर लेते हैं कि वफाकी जो हुकूमत है उसके टोटल जो मुलाजमीन है उसकी तादाद कितनी है। ये एक नई रिपोर्ट आई है पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर की तरफ से और ये जंग अखबार में छपी है राना गुलाम कादिर साहब की तरफ से ये खबर। उसके मुताबिक टोटल जो पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसके मुलाजमीन की तादाद 5,63,574 है। उसमें से 5,90,585 है जिसमें से ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक जो मुलाजमीन है उनकी तादाद 5,63,574 है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक जो है अफसरान है उनकी तादाद 27,000 है। उसमें फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज बताई गई हैं कि जो
विफाकी सेक्रेटेरिएट है उसमें ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन की तादाद 11,063 है, जबकि ग्रेड 17 से लेके 22 तक के अफसरान की तादाद 2440 है। फिर ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल जो तादाद है 13,503 है जो विफाकी सेक्रेटेरिएट में है। इसमें जो शरह तनासब है जो ऑफिसर्स और उसके हवाले से वो 1-5 का है, 1 ऑफिसर टू जो है वो 5 जो है वो बाकी लोअर जो उसके रैंक के जितने भी वो मुलाजमीन है उसके हवाले से है। फिर उसके साथ साथ जो अटैच डिपार्टमेंट है ये सिविल आर्म फोर्सेस के अलावा हैं, उनके जो ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद 2 लाख और 13,378 है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद 19,162 है। कुल जो तादाद है 2,32,540 है, ये जो अटैच डिपार्टमेंट्स की है, और जो शरह तनासब है 1-11 का है। इसी तरह जो सिविल आर्म फोर्सेस जो है वो उसकी ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन की तादाद है 2,27,391 है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरों की तादाद 2,218 है। कुल जो तादाद है जो सिविल आर्म फोर्सेस की वो 2,29,609 है, और शरह तनासब जो है वो 1 और 103 का है। फिर उसके साथ साथ जो मातहत दफातर के ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो मुलाजमीन की तादाद 1,04,654 है, जिसमें से ग्रेड्स जो 16 तक के जो है वो मुलाजमीन की तादाद 1,04,654 है, और ग्रेड 17 से 22 तक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद 1,523 है। तो कुल तादाद जो मातहत इदारे हैं उनकी टोटल 1,06,177 है। और उसके साथ साथ जो जितने भी आईनी इदारे हैं उसके हवाले से जो वो आदाद शुमार है उसके मुताबिक ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन की तादाद 7,088 है, और ग्रेड 17 से 22 तक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद 1,668 है। ये जो आईनी इदारे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, सदर हाउस है, फिर उसके साथ साथ फेडरल शरीयत कोर्ट है, ये इस तरह के जो इदारे हैं ये आईनी इदारे, इलेक्शन कमीशन है, इनकी ये जो तादाद थी। तो टोटल जो पाकिस्तान में जो विफाकी हुकूमत के मातहत या उसके जो मुलाजमीन की तादाद है 5,90,585 है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।